बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी साहब को अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद कर दिया गया और इसकी बाकायदा तस्दीक ईरान के सरकारी मीडिया ने की। 86 साला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी साहब एक मीटिंग कर रहे थे बिल्डिंग में, जिसमें दीगर अहम रहनुमा भी शामिल थे और 30 बम वहाँ पर गिराए गए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि CIA ने ये इंटेलिजेंस दी और इसराइल ने हमला किया। इस हमले के नतीजे में सैयद अली ख़ामेनी साहब जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इनके साथ साथ इनकी फैमिली में इनकी बेटी जो हैं वो भी शहीद हो गई हैं। इनके दामाद, नवासी, बहू वो भी बताया जा रहा है कि शहीद हो चुके हैं। और इसके साथ साथ बड़ा नुकसान हुआ है ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ईरान के वज़ीर दिफा, उनके आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के सिक्योरिटी एडवाइज़र, इसके अलावा पासदाराने इनकलाब के सरबरा, इंटेलिजेंस चीफ्स जो हैं वो भी तमाम को शहीद कर दिया गया है। ईरान की जानिब से 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। साथ में ईरान ने कहा है कि वो इस शहादत का बदला लेंगे। ईरान की जानिब से भी जवाबी रद्द-ए-अमल आ रहा है और जवाबी रद्द-ए-अमल के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक इसराइल के जो 9 अफराद हैं उनको कत्ल कर दिया गया है, मारे गए हैं, मिसाइल हमला हुआ है। इसके अलावा 3 अमरीकी सर्विसमैन के मारे जाने की भी इत्तलात हैं। मशरक़ वस्ता में भी जो है वो ईरान के मिसाइल हमले जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पर जारी हैं, स्पेशली गल्फ स्टेट्स में। और अब ये जो जंग है इसमें आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद एक नया मोड़ आ रहा है। बहुत से तजियाकारों को मैं आज सुन रहा था, देख रहा था, वो कह रहे हैं कि इससे जो मामलात किस रुख पर जाते हैं। अमरीकी सदर ने मुतनब्बे किया ईरान, क्योंकि वो जवाबी रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा अगर देगा तो अमरीका की जानिब से इससे बढ़कर हमला किया जाएगा। इस नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में आला सतही सिक्योरिटी इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब शरीक थे। वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इस इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। फिर साथ में जो ईरान में पाकिस्तानी रहते हैं उनके इनखला के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने डायरेक्शंस दी है कि उनको जल्द अज जल्द उनका इनखला को कामयाब बनाया जाए और अज़रबैजान के ज़रिए अगर उनकी वापसी मुमकिन होती है तो उसको किया जाए। फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसका भी अहाता किया गया। उस पर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से भी हम आपको अपडेट करते चलें। इस वीकेंड के प्रोग्राम में हम उस हवाले से आपको बता रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक, अपडेट्स के मुताबिक तालिबान जो हैं वो 415 जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 580 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 182 जो उनकी चेक पोस्टें हैं अफगान तालिबान रजीम की, उनको तबाह कर दिया गया है। 31 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा है। 185 टैंक्स हैं, असला बरदार गाड़ियां हैं और आर्मर गाड़ियां, उन्हें तबाह कर दिया गया है। और 46 मुकामात पर अफगानिस्तान पर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो एक साथ ये भी चल रहा है, जो मैं कल भी अपने शो में कह रहा था कि पाकिस्तान के जो दोनों बॉर्डर्स हैं, मगरबी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जो है ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ चल रहा है, और पाकिस्तान का जो दूसरे बॉर्डर ईरान है वहाँ पर इसराइली और अमरीकी हमले जारी हैं। इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा शो जो है वो तवील दौरानिया का शो है, 10 से 12 बजे तक होगा। इस वक्त 10 से 11 के स्लॉट में हमें जिन मौजूद मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया आसिफ दुरानी साहब ने। आप पाकिस्तान के ईरान में सफ़ीर रह चुके हैं, वेरी वेल नोन डिप्लोमेट आसिफ दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ मौजूद है डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह खूब से समझती हैं। मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड सईद अहमद खान साहब ने। आप एयर मार्शल की मनसब पे फाइज रहे हैं। आपसे जानेंगे कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो एरियल बम्बार्डमेंट की जा रही है, अब ये एक नया वॉर का जो वेपन सामने आया है, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। तीनों मौजूद को फॉर्म में वेलकम। आसिफ दुरानी साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। क्या कहेंगे सर, हमने देखा था लास्ट ईयर जो 12 रोज़ा जंग थी उसमें भी पहले जो हमले हुए थे उसमें ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया था। पासदारान इनकलाब के सरबराह उसमें भी शहीद कर दिए गए थे, उनके आर्मी के जो हेड्स हैं उनको शहीद कर दिया गया था, लेकिन ईरान कोप कर गया था। लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को जो है उन्हें और उनकी फैमिली को शहीद कर दिया है। आप किस तरह देख रहे हैं सारे सिनेरियो को? ईरान की जानिब से कहा गया कि वो बदला लेंगे, तो किस किस्म का बदला हो सकता है? और ये जंग जो है वो आपको तवील मुद्दती होती दिखाई दे रही है आसिफ दुरानी साहब? जी शुक्रिया अनवर साहब। ये यकीनन एक काबिल मज़म्मत एक्शन है अमेरिका और इसराइल का, क्योंकि अमूमन ये है कि जो अगर जंगें भी होती हैं तो उसमें लीडरशिप को निशाना नहीं बनाया जाता जी। ये
तरह का आप समझे वो है, कल्चर है, प्रेसिडेंट है नॉर्म है। वॉर प्रेसिडेंट, और जी। उसमें ये अंडर द रूल ऑफ वॉर जो है वो भी यही है कि उसमें आप ये इस तरह से नहीं करते, उसको प्रोफेशनली डील किया जाता है। लेकिन ये अमेरिकन ने और इसराइल ने पहले भी किया। 12 दिन की जंग में उन्होंने साइंटिस्ट को जो जी। है मारा, उन्होंने IRGC चले एक मिलिट्री टारगेट बनते थे, उनके लीडरशिप को उड़ा दिया। तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स ये हैं कि या तो ईरान के अंदर इनसाइडर जॉब है, जिसका मतलब है कि इसराइल और अमेरिकन ने उनके इनग्रेस किया है यस। उनके सिस्टम में। दूसरी बात यह है कि मुझे हैरानी ये हो रही है कि ये जब जानते बूझते कि ईरान वॉर शुरू हो चुकी थी, अमेरिका अटैक कर चुका था, तो आयतुल्लाह खमेनाई अपने उस ऑफिस में क्यों थे, या उनके साथ जो अली शामखानी, एडमिरल अली शामखानी, वो उनके बहुत करीब थे जी। और सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रहे थे और उनके अब करीबी एडवाइजर थे। तो ये वहाँ उनकी मौजूदगी, उन्होंने वो जो मकाम है वो तब्दील क्यों नहीं किया, ये मेरे लिए, मेरी ज़ाती राय, ये हैरत की बात है कि क्यों नहीं, या ये उनके ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि वो वहाँ पे उनको शायद कुछ नहीं होगा। और उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह से सूरत हाल बन रही है, वो उनका डे वन से मद्दें नज़र अमेरिका का ये था फॉर रिजीम चेंज। जी। वो पिछले 47 साल से इस कोशिश में लगे थे और ये अब उसने इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अब तख्त या तख्ता वाली सूरत हाल है। तो अमेरिकन ने भी अपने जो है वो मेरे ख्याल में हतमी फैसला कर लिया है और उसके उनको भी जाने इतलाफ है और उनको अभी इतलाफात और बढ़ेंगे, क्योंकि ईरान को जो जोग्राफी एडवांटेज है वो अमेरिका को अपने फ्लोटिला ये उनके साथ तो हो सकता है, लेकिन उनके भी बॉडी बैग्स जब घर पहुंचेंगे तो वो उनके लिए भी एक मसला होगा। और ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप अब वो मिड कोर्स में अपनी जो इलेक्शन अभी आने वाले हैं जी। कांग्रेस के, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो ये कांग्रेस में रिपब्लिकन हार जाती है तो वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाए, तो इसलिए ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन उनके लिए भी हो जाएगी। वेरी दूसरा इंपॉर्टेंट। इसराइल है कि जो अपना क्लेम रहा है कि वो उसका इम्प्रैक्नेबल है सिस्टम, वो आयरन डोम वगैरह उसमें पेनिट्रेशन ईरान कर चुका है और अभी ईरान ने अपने वो जो मिसाइल हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज नहीं किए हैं जो उसने डेवलप कर लिए हैं। अभी हमें देखना है ये आगे कैसे चलता है। और इस वक्त जो है जो नतीजा ये निकल रहा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बाकी दुनिया जो है वो आगे नहीं आ रही, वो ये है वेट एंड सी की सिचुएशन से गुजर रही है, ये बड़ा जो अहम कि नुक्ता है खतरनाक सर, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। मैं इसी नुक्ते को लेकर जाऊंगा डॉक्टर हुमा बकाई की जानिब। डॉक्टर साहब, जो कल भी हमारी डिबेट हो रही थी कि डिप्लोमेसी है उसको फेयर चांस नहीं दिया जा रहा, या शायद डिप्लोमेसी से नताइज नहीं निकल रहे। आपके इल्म में है कि ओमान में इनके मुज़ाकरात हो रहे थे और बहुत हद तक तो ये बातें अब इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं कि ईरान शायद ज़ीरो इनरिचमेंट पर भी शायद मान गया था, उसके बावजूद ये हमला हुआ। और जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, आसिफ दुरानी साहब, मैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को भी उनका भी तजिया सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये एक सिक्योरिटी फेलियर लैप्स भी है ईरान के पार्ट पे, कि उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो मौजूद थी और उनके इल्म था कि ये पूरा एक प्लान बना हुआ है उनकी टॉप लीडरशिप के ख़िलाफ़। और फिर वहाँ पर जो है वो टारगेट हिट हुआ और टारगेट में बहुत सी प्रोमिनेंट लोग मौजूद थे, कुछ के तो मैं नाम ले लिए। वैसे रिवायत नहीं है, आज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, तो उन्होंने जहां पर गम गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत की इजहार यकजहती की है ईरान के साथ, वहां पर कहा ये नॉर्म नहीं है कि हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स को इस तरह जो है वो मारा जाए। आप क्या कहती हैं? आप सिर्फ बाइट इज राइट वाली इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, अब डिप्लोमेसी जो है वो पसेपुश चली गई है? देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर डिप्लोमेसी की बात करूं जो इस वक्त जारी थी जिनीवा में ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके हवाले से तो ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आ गई है कि कोई सिंसेरिटी ऑफ पर्पस नहीं था वहां पर। क्योंकि अगर हम ट्रेस करें, और जो खुद अमेरिकन मकाले बता रहे हैं कि इस हमले की तैयारी पिछले एक हफ्ते से हो गई थी, जी। तो ये तय था कि ये हमला किया जाएगा। अगर ये बात तय थी कि हमला किया जाएगा, तो जो भी
होता उस फर्स्ट या सेकंड राउंड ऑफ टॉक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दूसरी अहम बात ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन है ईरान में, और पहली दफा भी जब वो 12 रोज की जंग हुई थी तो जी। उन्होंने कोई 4-4.5 अगवानी जो थे, उनको 4-4.5 हजार अगवानी जो थे वो निकाले थे वहां से, ईरान से। लेकिन बात यही है कि उनके सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पेनिट्रेटेड है इस वक्त, और उसी सिक्योरिटी पे उसी इंटेलिजेंस को बेस करते हुए इस तरह की इलिमिनेशन कैंपेन्स इजराइल करता है, एंड इजराइल इज बीन वेरी गुड एट इट। देखिए, ये इजराइल का सबसे ज्यादा कोर स्ट्रेंथ है। वो गजा में भी यही यस। करता था, वो हिजबुल्लाह के साथ भी यही करता था, वो सीरिया में भी यही करता था। जो हिजबुल्लाह की तबाही थी वो सीरिया में जो पेनिट्रेशन की गई थी वहां से शुरू हुई थी। जी। सीरिया में हिजबुल्लाह के रैंक्स एंड फाइल्स में इजरायली पेनिट्रेशन हुई थी, जिसके बाद वो इवेंचुअली दे ब्रॉट हिजबुल्लाह डाउन। तो ये तो मेरे ख्याल एक कमजोरी है जिसके साथ ईरान स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि जो ऑब्जेक्टिव है, ये तो अब बात तय हो गई कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। यस। ऑब्जेक्टिव लार्जली है रिजीम चेंज, और ऑब्जेक्टिव ये है कि 7 अक्टूबर पे जो मोमेंटम बना है, जहां उन्होंने द सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी तबाह किया है, और फिर वो जंग को ले गए हैं ईरान की दहलीज तक, ईरान के डोर स्टेप तक। और जो दूसरी चीज वो कर पाए वो ये, जिसकी भी वो तवातुर के साथ कोशिश कर रहे थे, जो वो गजा पे भी हमले कर रहे थे इजराइल, और अभी भी कर रहे हैं, कि किसी तरह ये जंग जो है ये फैल जाए और ये अमेरिका और ईरान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो आप देखिए कि इस पूरी सूरत हाल में ये तो हो गया। जब 12 दिन की जंग थी तब भी यही हुआ था, लेकिन जब तल अवीव को जरा सा नुकसान पहुंचा था तो ओवरनाइट अमेरिका अग्रेसर से मीडिएटर बन गया था। यस। पहले भी तो मिलके हमला किया था ना दोनों ने, जी बिल्कुल। और फिर वो मीडिएटर बन गए थे, और फिर ट्रम्प साहब ने अपने फरमाया था कि उन्होंने एक जंग और रुकवा दिए। इस वक्त ये सूरत हाल है कि ईरान कितना पेन देखता है, और वो पेन इनको एक्सेप्टेबल है या नहीं। जिस दिन वो पेन इजराइल को एक्सेप्टेबल ना रहा, उसी दिन इक्वेशन चेंज होगी, उससे पहले चेंज नहीं होगी। अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि इजराइल का डेथ टोल 6 या 7 लोगों का है। अच्छा। लेकिन ईरान की शायद स्ट्रैटेजी ये है कि इस जंग को फैला दें, यानी उन्होंने गल्फ स्टेट्स को और वो जो उनके कमर्शियल हब्स हैं उनको टारगेट किया है, कि फिर शायद वहां से कोई इस किस्म का प्रेशर जनरेट हो कि ये अटैक्स रुक जाएं। अभी दोनों तरफ हार्ड पोजीशनिंग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर दी है ना डॉक्टर साहबा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने, मिक्स्ड खबरें आ रही हैं। अच्छा। एक्चुअली ईरान कह रहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं की है अभी। अच्छा। कल लेकिन तक। बहुत सोशल मीडिया पे ये बात है कि जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी है, और अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो जाहिर है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ही चाइना होगा। लेकिन आप देखें कि चाइना भी कह रहा है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। चाइना ये कहता है कि मैं फिर रूस से भी ऑयल ले सकता हूँ, मैं ब्राजील से भी ले सकता हूँ, मैं काजाकिस्तान से भी ले सकता हूँ, मेरे अपने बहुत स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात पे अभी बहुत सारी हमें देखना है किस तरह हो रहा है। लेकिन एक और जो खतरनाक स्टोरी डेवलप हो रही है, और क्योंकि एम्बेसडर साहब वहां रहे हैं जी। ईरान में, वहां ये कह रहे हैं कि वहां सेंटर कमांड जो है अब वो खत्म हो गया है। और जो ओमान पे अभी अटैक हुआ है, जिसको लोग इंतहाई खतरनाक कह रहे हैं, क्योंकि ओमान ही तो वो कंट्री है जो डिप्लोमेसी और हाँ। निगोशिएशंस करवा रही है, बिल्कुल। और हमेशा करवाती रही है। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है उसमें उनका स्टेटमेंट है ईरान से कि अब जो ये फैक्शंस हैं उनकी अफवाज के, वो लूजली कंट्रोल्ड हैं और अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं। वैसे तो ये नई लीडरशिप तो आ भी गई है ना खतरनाक डॉक्टर साहब? आपका हम नुकता ये मैं उनके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ नई लीडरशिप भी तो आ गई है ना? जी जी, नई लीडरशिप आ गई है, लेकिन ओके। जो जिस ऑर्डर्स पे चल रहे हैं वो लूज है, और जो पहले आई थी वही है। तो आई डोंट नो इफ दुरानी साहब कैन कमेंट ऑन इट। अगर ये बात सही है तो तकरीबन आप सोचिए, अगर सेंट्रल कमांड टूट गया है और ये फैक्शंस अपनी मर्जी से हमले कर रहे हैं,
तो फिर कुछ ना कुछ अफगानिस्तान वाली सूरत हाल हो जाएगी। देन इट्स अनार्की एंड दैट इज डेंजरस। ओके, मैं एयर मार्शल साहब आपकी इजाज़त से क्विक कमेंट आसिफ दुरानी साहब के लेके फिर आप तफसील से जवाब दीजिएगा। आसिफ साहब, इस पे आप क्या कहेंगे जो डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ने नुक्ता उठाया है सेंट्रल कमांड के लूज होने के हवाले से? मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता, क्योंकि ईरान का वेल एलोबरेटेड सिस्टम है। अच्छा। उन्होंने एक रिप्लेसमेंट है, और दूसरा ये कि पिछले 47 साल में उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को जो है बहरहाल स्टेबिलिटी की तरफ लाए हैं। आप ये देखिए कि ईरान इराक वार के दौरान वो अपने इलेक्शन भी करा रहे थे। उनकी जो है पूरी कैबिनेट जो है वो उसके सीटों के नीचे बॉम्ब रखे थे, पूरी कैबिनेट उड़ गई थी रजाई के टाइम में, और वो आप देखिए तो वो उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा। ये ईरान के अंदर ये मसला नहीं था, उसमें क्लर्जी के उन्होंने अपनी चूंकि वन पार्टी सिस्टम रखा है, अब हालांकि पार्टी भी नहीं, लेकिन उसमें जो है वो तुंद्रो और कुंद्रो यानी कंजर्वेटिव्स और मॉडरेट्स ओके। ये मुल्क में रूल करते हैं और वो अल्टरनेट करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि मौजूदा प्रेसिडेंट जो है वो मॉडरेट में शुमार होते हैं। उससे पहले जो थे रईसी साहब जी, वो कंजर्वेटिव में शुमार होते, उससे पहले रूहानी साहब जो है वो मॉडरेट में शुमार होते। तो ये सिलसिला चला आ रहा है उनके अली अकबर अफसंजानी के से ऑनवर्ड्स, इसी तरह का सिलसिला चला। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रहबर खुद जो है वो कंजर्वेटिव साइड को बिलोंग करते थे, लेकिन प्रैग्मेटिस्ट थे। उन्होंने इसीलिए जो मॉडरेट प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ पूरा काम किया, और उनको 8 साल यानी 2 टेन्योर के पूरे वो उन्होंने वो करने दिया। ये नहीं हुआ कि उनको मिड कोर्स हटा दिया। लेकिन ये कहते हैं कि उनके सिस्टम में जो वलायत फ़क़ीह जिसे कहते हैं वो रूल ऑफ द क्लर्जी, उसमें रहबर को जो है वीटो अथॉरिटी है, वो जुडिशरी पे भी उसको पूरी अथॉरिटी है, प्रेसिडेंसी पे भी है और पार्लियामेंट। लेकिन अभी तो इस वक्त तो रहबर नहीं है ना सर, दैट्स एन इंपॉर्टेंट। नहीं, लेकिन वो सिस्टम तो मौजूद है। अच्छा, वो जो कलेक्टिव लीडरशिप है वो तो मौजूद है। ठीक है। और उसमें उनके जो लोग हैं वो पहले से तयन हो चुका है कि मेरे बाद कौन आएगा, उनके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। अच्छा, तो यही वजह है कि क्विक सक्सेशन में उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। जब लास्ट ईयर जो 12 दिन का अटैक हुआ था, वार हुई थी, तो उसमें जो उनके टॉप मिलिट्री ब्रास और IHGC के ब्रास थी, उसके उन्होंने विद इन आवर्स उन्होंने चेंज कर दिया। जी, तो ये है, तो ये सिस्टम है। और मेरे ख्याल में वो नहीं, असल उनका मसला ये होगा वो मिलिटरीली इतने ताकतवर नहीं है। इसी पे आते हैं सर, इसी पे आते हैं। मैं आपकी इजाजत से एयर मार्शल साहब को जाऊंगा। एयर मार्शल साहब, सर बताइएगा मिलिटरीली कितना स्ट्रांग है ईरान, क्योंकि उन्होंने कहा हम बदला लेंगे आयतुल्लाह खामेनेई साहब की शहादत का। और जाहिर बात है अमेरिका इसराइल जो मिलके हमले कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी पोटेंट मिलिट्री पावर है, आपसे बेहतर कौन समझता है। फिजाई हमले करते हैं, एयरफोर्स इतनी पोटेंट है ही नहीं, ईरान के पास मिसाइल्स हैं। अभी आसिफ दुरानी साहब कह रहे थे कि वो नए मिसाइल उन्होंने जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। आपका चूंकि एयरफोर्स से ताल्लुक रहा है, बताइएगा ईरान जो है कितना पेन दे सकता है, जो डॉक्टर हुमा बकाई साहबा कह रही है कि अगर पेन देगा तो फिर जो है वो इक्वेशन चेंज हो सकती है इसराइल को या अमेरिकन के एलाइज को। अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू योर प्रोग्राम। देखिए, मैं पहले एक बात जो आप लोग पीछे डिस्कशन करते रहे, मैं जरा उसके अंदर सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जरूर। देखिए, आप जब जंगें होती हैं, और अब लास्ट 2-3,000 ईयर्स की अगर आप जंगों की हिस्ट्री पढ़ें तो कभी भी लीडरशिप को फारिग नहीं किया जाता या कत्ल नहीं किया जाता। उसकी एक वजह यह है कि जहां आप एनिमी की स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं, वहां जो लोग उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं आप उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। सो जब आपने किसी एनिमी को कंप्लीटली समझना होता है तो आप उसकी लीडरशिप को भी समझते हैं, और आप देखते हैं कि ये लीडरशिप इस क्राइसिस के अंदर या जो इस क्राइसिस के दौरान मिनी क्राइसिस आएंगे उनमें किस तरह बिहेव करेगी, और वो आप उसमें काफी हद तक करेक्ट होते हैं क्योंकि आपने उनकी पर्सनालिटी को स्टडी किया हुआ होता है। लेकिन अब ये जो अमेरिका और इजराइल ने आयतुल्लाह खामनाई और जो सीनियर लीडरशिप है उसको मार दिया है, तो एक मेरे ख्याल में ये इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक गलती की है। अच्छा। क्योंकि खामनाई साहब भी रेडिकल नहीं माने जाते थे बल्कि एक मॉडरेट लीडर माने जाते थे। लेकिन अब जो लीडरशिप आएगी आगे
उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और आप आगे ईरान की तरफ से एक रेडिकल लीडरशिप को उभरते हुए देखेंगे। अनटिल एंड अनलेस के ईरान के अंदर से एक कोई रेवोल्यूशन हो जो कि इस क्लर्जी को अननर्व करते, जो कि हम होते हुए बिल्कुल नहीं देख रहे। लास्ट 48 आवर्स में मेरे ख्याल ईरान के किसी शहर में लोग सड़क पे नहीं निकले खुशी का इजहार करते हुए कि खामनेई साहब मर गए। सेकेंडली, जो हमने खामनेई साहब का, अगर हम ये समझ रहे थे कि ईरान जो है क्या कहते हैं कि वो रिलैक्स कर गया था, तो वो हरगिज नहीं। एक्चुअली ईरान को उन्होंने बिफूल कर दिया। देखिए, अक्टूबर में भी ईरान के ऊपर उस वक्त अटैक हुआ था कि जब वो अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस के अंदर मौजूद था। बिल्कुल। और अभी भी नेगोशिएशंस के अंदर अमेरिका और ईरान थे। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि उस दिन सुबह के वक्त अटैक होगा। और जबकि अगर आप ओमानी फॉरेन मिनिस्टर की उसके बाद की तकरीर सुनते तो ऑलमोस्ट मुआहदे के करीब पहुंच चुके थे। बिल्कुल। सो दे हैव बीन एक्चुअली टेकन बाय सरप्राइज। और ये जो हम जिस खामनेई साहब के अटैक की बात कर रहे हैं वो आज सुबह नहीं हुआ, बल्कि यस्टरडे वो की सुबह को हुआ। जी, सैटरडे को हुआ ना, सैटरडे की सुबह, सैटरडे की सुबह हुआ था। और जो इनिशियल वेव थी उसके बीच में हुआ था। बिल्कुल। ठीक है। सो दे वर टेकन बाय सरप्राइज एंड यस। लेकिन एयर मार्शल साहब कतकली माजरत, आप कह रहे हैं कि टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन इससे पहले की जो लास्ट ईयर वॉर हुई उसमें भी आपने कहा यही मॉडस ऑपरेंडी था ना, तो फिर तो ये ऑन गार्ड। मुझे याद है जो ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची साहब वो बयान मुसलसल देते थे कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो आप नहीं समझते कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? करता हूं, वही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अमेरिका या इजराइल जो है वो इन नेगोशिएशंस के बीच में हमारे साथ ये करेगा, क्योंकि ईरान एक्चुअली वो सब कुछ देने को तैयार हो गया था कि जो अमेरिका को सूट करता था, कि वो एक अच्छा फेस लेके रिट्रीट कर जाए। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में इस सारी गेम में आई थिंक जो मेन प्लेयर है वो अमेरिका नहीं है बल्कि इजराइल है। मेरे ख्याल इजराइल ने जब ये देखा कि अमेरिका और ईरान एक मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं, तो जो उसके मकासद हैं ग्रेटर इजराइल के सिलसिले में, जो उसके मकासद हैं मुसलमान कंट्रीज को वीक करने के सिलसिले में, उसने अमेरिका को मजबूर किया कि उनके साथ ये प्री एम्प्टिव अटैक करे। इसीलिए आप देखें कि जब नेतन्याहू ने फर्स्ट अटैक के बाद किया तो उसने कहा कि हमने प्री एम्प्टिव अटैक किया, कि हम डर रहे थे कि किसी कोई चीज होगी और उससे बचने के लिए हमने ये अटैक किया। सो जो है ना, इजराइल इज द मेन प्लेयर इन दिस गेम, और वो जो है अमेरिका को डिक्टेट एक तरीके से चीजें कर। अब जो डॉक्टर साहब का नुकता था कि अगर इसराइल को पेन दे सकेगा ईरान तब इक्वेशन चेंज होगी, जो लास्ट ईयर की उन्होंने एग्जांपल दी कि अमेरिका जो है वो पार्टनर के बजाय फिर नेगोशिएटर बन गया था। क्या ईरान में वो कैपेबिलिटी आपको नजर आती है एयर मार्शल साहब? जी, मेरे ख्याल में पिछले 48 आवर्स को अगर आप स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो अनवार साहब आप देखेंगे कि बहुत सारी मिथ्स जो थी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने गल्फ कंट्रीज के दरमियान के बीच में फैलाई हुई थी, वो बहुत सारी मिथ्स टूट गई। जैसे देखिए, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान गल्फ कंट्रीज को बेचा था इन द शेप ऑफ आयरन डोम, कि जी के हम आपको एक इस तरह का एक यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम बना के देंगे कि ईरान जो है वो कभी भी आपके उनके मिसाइल्स आपको पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे जिस जिस कंट्री के ऊपर ईरान ने अटैक किया है वहां मिसाइल्स पहुंचे हैं। बेशक सऊदी अरेबिया हो, बेशक कतर हो, बेशक यूएई हो, आप ये कह सकते हैं कि 50% पहुंचे या 40% पहुंचे, लेकिन उनके मिसाइल्स पहुंच गए और उन्होंने काफी तबाही फैलाई। ऑन द अदर साइड जो इजराइल है उसका भी आयरन डोम बुरी तरह शटर हुआ, और क्या कहते हैं, हम देख रहे हैं, हमें यानी कि सोशल मीडिया पे वो वीडियोस मिल रही हैं कि जिसमें इजराइल के अंदर भी तबाही हुई है। अब ये देखिए, ये इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। अच्छा, लॉन्ग ड्रॉन जी, क्योंकि देखिए अब जहां ये 3 मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हुई थी, ईरान ने सक्सेसफुली जो है ना गल्फ कंट्रीज को अननर्व कर दिया। आई एम श्योर कि हर कैपिटल में अब ये डिस्कशन हो रही होगी कि इस जंग में शामिल होना है या नहीं होना, ठीक है ना। अब वहां के जो अवाम है वो तो इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि वहां कॉन्सेप्चुअली वो बिल्कुल क्लियर है
कि जो इजराइल है वो एंटी अरब है और वो चाहता है कि क्या कहते हैं कि सब अरब स्टेट्स और स्पेशली मुस्लिम स्टेट्स जो हैं उनको डिस्टेबलाइज करके एक ठीक प्रॉक्सी स्टेट बना ले। तो ठीक अवाम तो बहुत क्लियर है, लेकिन जो किंगडम्स है, जो किंग्स हैं या मोनार्क्स हैं, जो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा भी बने थे और जो ये समझ रहे थे कि इब्राहिम अकॉर्ड करके हमें कोई सेफ्टी मिल जाएगी या हमें अमेरिकन अम्ब्रेला के तहत एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो मिथ भी आज शटर हो गई है। ठीक देखिए, अब आज के बाद जितने मिसाइल्स यूएई पे गिरे हैं या दुबई में गिरे हैं, आज के बाद अगर वो उनको अमेरिकन मिसाइल कवर चाहिए होगा या एयर डिफेंस कवर चाहिए होगा, तो उनके लिए अब ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। ओके ठीक है ना? तो कौन कौन इन्वेस्टर जो है वो दुबई में आके इन्वेस्ट करेगा जब उसको पता होगा कि ईरान जब जी चाहे इधर 2 मिसाइल फेंक सकते वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स आर इंपॉर्टेंट ठीक है पॉइंट। ना? बिल्कुल। तो ये जो मिथ्स थी ना वो अब शटर होना शुरू हो अच्छा, रही। लेकिन सर ये तो आपने आज तक कोई सोच सकता था कि जी के कोई कंट्री एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर मिसाइल्स फायर करेगी, लेकिन आज हो गया। इब्राहिम लिंकन के ऊपर 4 मिसाइल फायर हो गए हैं। लगे हैं या नहीं लगे ये एक दूसरी स्टोरी है, अभी उसके बारे में हकीकत निकलेगी। अमेरिका लेकिन कहता है कि देखिए, नहीं लगे, ईरान ये- कहता है कि लगे हैं। जी। और दूसरी बात ये कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हाँ देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना इस प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय इरानियंस एंड हुतीज, यमनीज। ओके ठीक है जी। लेकिन अगर आप उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो इराक, यूएई, कुवैत, कतर, इन सब की शिप्स इधर ही से गुजरती हैं लोड होके। जी तो अगर ईरान यहां एक ब्लॉकेट लगा दे, जो उन्होंने लगा दिया, आज की जो अभी स्ट्रेटकॉम से जो खबरें निकल रही हैं वो ये निकल रही हैं कि ईरान ने आज 3 शिप्स को टारगेट किया है और प्रैक्टिकली जो है क्या कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिपिंग है वो हॉल्ट पर आ गई। ओके ठीक है ना? ठीक तो अगर ये सारी चीजें हो गई हैं अनवर साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने जो अपने 2 फ्लोलिटास लाके खड़े किए थे वो दे हैव बीन अनसक्सेसफुल टू कीप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। ओके ठीक ठीक है ना? सो ये बहुत सारी मिथ्स हैं जो आज ब्रेक हो रही हैं। ये जितना लंबा खिंचेगा मेरे ख्याल में गल्फ कंट्रीज और ज्यादा प्रेशर में आती चली जाएंगी और आज की ये हरकत करके इजराइल और अमेरिका ने मेरे ख्याल में बजाय ईरान को डिस्टेबलाइज करने के अपने जो उनके हमायती थे गल्फ में उनको सर डिस्टेबलाइज। स्टे ऑन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आप एग्री करती हैं जो एनालिसिस एयर मार्शल साहब ने दिया है, डिस्टेबलाइज कर देना और एस्केलेशन लेडर को बढ़ाया ईरान ने और खित्ते की जंग में तब्दील करना चाह रहा है इसको? आपने कहा कि पेन इजराइल को दे, लेकिन एयर मार्शल साहब कह रहे हैं वो खित्ते की जंग को इन्वॉल्व करके स्टेक्स उन्होंने बढ़ा दिए। और कल हमारे शो में एजाज चौधरी साहब थे, वो इसे एग्री नहीं कर रहे थे। वो कहते थे कि अगर ये इसराइल पे फोकस रखते तो ज्यादा उसके रिजल्ट्स निकल सकते हैं। योर टेक मैम? नहीं जी, एजाज चौधरी साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसराइल पे वो फोकस इसलिए नहीं रख सकते इस वक्त क्योंकि सिर्फ इसराइल ने अटैक नहीं किया। विद इन मेरे ख्याल में मिनट्स अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये अटैक किया जी। है। और जो सारी मोबिलाइजेशन हुई है ईरान के इर्द गिर्द वाटर्स में, जो 2003 के बाद इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन है। 2003 में इन्होंने इराक पे हमला किया था, उस वक्त इतनी मोबिलाइजेशन हुई थी इरानियन वाटर्स में जितनी इस वक्त आपको नजर आ रही है मोबिलाइजेशन। तो आई डोंट थिंक कि इस वक्त सिर्फ इसराइल है। इसराइल हैज इंश्योर्ड कि अमेरिका और इसराइल है। और दूसरी बात ये कि ईरान को ये सूट करता है कि वो स्टेक्स बढ़ाए ताकि फिर डी एस्केलेशन की बात हो, क्योंकि ईरान सब फ्लेक्सिबिलिटी का दिखा रहा था, बैकवर्ड्स बेंड कर रहा था, लेकिन आपने देख लिया डिप्लोमेसी से रास्ता नहीं निकला। अब ओमान से जो अभी बात आई है वो ये कि एक बार फिर ईरान कह रहा है हम तैयार हैं डी एस्केलेशन के लिए। अच्छा, बट देन यूएस विल आल्सो हैव टू बैक ऑफ। और अमेरिका के अंदर एक और बहस छिड़ गई है। पहली बहस तो ये है जो जाहिर है कि न्यूयॉर्क के मेयर ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बात की है, डेमोक्रेट्स बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि दिस इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर। ही नेवर वेंट टू, प्रेसिडेंट ट्रम्प नेवर वेंट टू द कांग्रेस।
लेकिन मैडम वो तो उससे वेनेजुएला में भी उससे नहीं भी किया ज्यादा था। अहम बात ये है कि उनसे कहा गया है दैट यू आर ब्रिंगिंग योर पीपल इन हार्म्स वे। तो अभी जो एयर मार्शल साहब ने बात फरमाई ना कि हुआ, हिट किया है या नहीं किया, इब्राहिम लिंकन को टारगेट किया गया है, यस। इसमें अगर ये कामयाब हो जाता है और एक या दो कैजुअलिटीज भी हो जाती है ना, तो बॉडी बैग्स की तो कभी एपेटाइट है ही नहीं अमेरिका के पास। एक और आपसे गुजारिश करूं, आप जी जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी फ्रेजिंग की थोड़ी उस पर गौर करें। जी प्लीज। ये रोज पूरी शाम ये चलाते रहे कि तल अवीव में एक या दो लोग जो हैं वो इन अटैक्स में मारे गए। ईरान में 100 बच्चियां मार दी इन्होंने, जी बच्चियों के स्कूल पे हमला यस किया है। बिल्कुल और बिल्कुल। टारगेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये होती है कि आप 100 बच्चियों को मार दें। ये तो खुला खुला टेररिज्म है। आप बिल्कुल। इमेजिन कीजिए कि किसी ईरान के मिसाइल से किसी बच्चियों के में स्कूल में बच्चियों का को टारगेट करके मारा जाए। अपने अमेरिका में इनके अपने लोग बंदूकें निकाल के बच्चों को मार देते हैं, तो उसको ये टेररिज्म कहते हैं। और ये 100 बच्चों को इन्होंने मार दिया ईरान के अंदर। देखिए गुस्सा जो है वो रीजन में भी है, और हो सकता है कि टॉप लेवल पे ना हो, लेकिन स्ट्रीट पे गुस्सा है। ठीक। हमारी भी आप देखिए आज कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में देयर वाज एंगर ऑन द स्ट्रीट। जी उसको हमने पीसफुली हैंडल कर लिया। फिर शाम में बड़े कंसलेटरी स्टेटमेंट्स भी आ गए, उन्होंने भी ताजियत का इजहार किया, हमने नमाज जनाजा भी दिखाई, तो टू ब्रिंग द टेम्परेचर्स डाउन। लेकिन स्ट्रीट पे तो हाई टेम्परेचर है, कराची से लेकर स्कर्दू तक प्रोटेस्ट हुई है। तो ईरान को इस बात का इदराक है। मुझे जो खदशा है, जो मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, कि जो ईरान में जिस तरह की पेनिट्रेशन हुई है और ये जो टॉप लीडरशिप को इन्होंने एलिमिनेट किया है, ये अच्छा भी हो सकता है अमेरिका के लिए कि समझिए कमांड टूट गया। सही कह रहे हैं मार्शल साहब कि उन्होंने इसका तदारुक करने की कोशिश की है और सेकंड और थर्ड टियर ऑफ लीडरशिप बनाई थी। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका के लिए ये हो जाए कि जो जितने लोग थे, जो फॉल्ट लाइंस थी, जिस प्रोटेस्ट की ये बात कर रहे थे, जिस प्रोटेस्ट पे ये लोगों को उकसा रहे थे कि ईरान की हुकूमत को गिरा दो, वो तमाम लोग जुड़ जाएं और नेशनलिस्टिक फोर्सेस सामने आ जाएं। बट अभी ऐसा लगता है कि ईरान इज डिगिंग इट्स हील्स एंड इट विल नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट। ये बिल्कुल वाजे तौर पर शायद मुझे इस वक्त नजर आ रहा है कि वो कुछ करने को तैयार है, अपना नुकसान के कॉस्ट में भी कुछ करने को तैयार है, अनलेस यूएस एंड इजराइल बैक ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। तीनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी पुरमग्ज गुफ्तगू हो रही है। व्यूअर्स लेंगे, दोबारा लौट के आएंगे, हमारे साथ रहिए। बारवाग। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ दुरानी साहब, डॉक्टर हुमा बकाई साहबा और एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। आसिफ दुरानी साहब, अभी आपने डॉक्टर हुमा बकाई साहबा के एनालिसिस सुना। उन्होंने कहा ईरान इज डिगिंग इट्स हील्स और वो दे वोंट गो विदाउट फाइटिंग, दे डोंट गो डाउन विदाउट फाइटिंग। और ये उनका एक तारीख का पस मंज़र भी हमें दिख रहा है, जैसे आपने भी ईरान इराक वॉर का भी हवाला दिया। अगर आपसे मैं डिप्लोमेटिकली पूछूं तो कल कौमी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और जो ईरान के मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने रशिया, चाइना, पाकिस्तान का नाम लिया और शुक्रिया अदा किया कि वो साथ खड़े हैं। ईरान के पास सर डिप्लोमेटिक क्या चांसेस हैं कि वो प्रेशराइज करे? जैसे डी एस्केलेशन की भी बात की जा रही है कि डॉक्टर उमा बकाई साहबा कह रही हैं कि ओमान से ये खबर आ रही है कि ईरान कहता है कि हम तैयार हैं। वो तो उन्होंने पहले दिन से कहा था हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और जंग के लिए भी तैयार हैं। डिप्लोमेटिकली इस वक्त ईरान के पास क्या स्पेस है? क्योंकि उन्होंने जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि खित्ते को इन्वॉल्व कर दिया है वॉर में और मिसाइल्स जो हैं अमेरिकी अड्डों पे जाके बरसा रहे हैं। जी देखिए, इसमें
जंग को रोकने का एक जरिया सलामती कौंसिल होती है, लेकिन वहाँ पे चूंकि 5 वीटो पावर कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 कहलाते हैं, जी। उसमें अमेरिका अगर कोई भी तजवीज़ होगी उसको वीटो कर देगा। ये और इसराइल के मामले में तो उन्होंने हमेशा वीटो किया है। इसराइल ने 73,000 मासूम फ़लस्तीनियों को मार दिया, जेनोसाइड किया। उसके हर जो मूव है वो उसको वीटो कर दिया गया। तो लिहाजा ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, उसमें स्टेटमेंट आ जाते हैं, लेकिन एक रेजोल्यूशन नहीं आ पाती। और अगर रेजोल्यूशन भी हो तो रेजोल्यूशन तो दूर की बात है, एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं हो सकता, जो कि एनोडाइन होता है, जो है लाजिम नहीं होता। जब तक कि रेजोल्यूशन अंडर चैप्टर 7 ना हो तो उसका वो एक तरह से एक वो उसकी वो वैल्यू नहीं होती। जी। अमेरिका इस मामले में जो है वो शुरू से ही उसका एक मुखासमाना एटीट्यूड रहा है, और उनको ये भी पता है कि वो अमेरिका से निकाले गए थे 79, तो वो मुखासमत अभी तक चली आ रही है, और लिहाजा ईरान मुसलसल अंडर सैंक्शन है। इन तमाम सिनारियोज के बावजूद हम अगर ये बात करते हैं कि ईरान मसालियाती उस पर रविश पे अभी भी कायम है, वो उसकी मजबूरी भी है और उसका एक तरीक़ाकार भी है डिप्लोमेटिकली, बिकॉज अगर वो उन खिते में अमेरिका की जारियत है, जी। ईरान अमेरिका पे नहीं गया है, फिर इसराइल को जो सपोर्ट हो अमेरिका की है। और इसी तरह अब इसराइल ने ये है कि ओवर द ईयर्स, खासकर ट्रंप के आने के बाद, उनकी जो फर्स्ट स्टेंट थी उसमें खलीजी ममालिक में ये तो मानना पड़ेगा कि यूएई और बहरीन है, उन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया। उनके बाकायदा अब यूएई के तो बाकायदा जो है एम्बेसडर एक्सचेंज हुए हैं, बहरीन के वो हुए हैं एक्सचेंज। और फिर ये कि बहरीन की एक मुखासमत ईरान के साथ रही। यूएई के मामले में हम सब ने देखा है कि जब से वो इसराइल के साथ उनकी वो है, उनको बहुत बढ़ चुके हैं, आगे हो चुके हैं। तो ये और इसी तरह पे उनका जो अब एक वो सिलसिला I2U2 जो है, उसमें इंडिया भी शामिल है, यूएई भी है, यूएस भी है, तो ये उसके इमारात भी शामिल है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि एक मामला बन रहा है कि जिसके अंदर वो सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली, अभी तो ये I2U2 जो है उसको सियासी उसमें है, लेकिन इसके मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगी। तो हमारे लिए क्या चैलेंजेस इसमें मौजूद हैं। सिफारती सतह पे आप उस वक्त इफेक्टिव होते हैं जब आप मिलिटरीली भी उतने ही इफेक्टिव। यस। ये आप ईरान के पास उस मामले में अभी द jury is still out as far as Iran's military prowess is concerned, लेकिन ये जरूर है कि डिप्लोमेटिकली ईरान को रशिया और चाइना की सपोर्ट हासिल है। और वो अलग बात है कि रशिया और चाइना फिजिकली तो शायद ना आए या वो कन्फ्रंटेशन में, लेकिन वो मटेरियली ईरान को सपोर्ट करेंगे, और वो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों के साथ ईरान की। और इस वक्त भी ईरान जो है अगर इकोनॉमिकली सस्टेन कर रहा है वो चाइना की वजह से, वो ईरान का ऑयल का सबसे बड़ा बायर है। बाकी तो वो अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से पीछे हट गए, वो नहीं कर सकते। तो ये मैं कह रहा हूँ ईरान आइसोलेटेड नहीं है, अच्छा, ये खिते में भी नहीं है, और फिर जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है चाइना और रशिया के, वो उनके साथ भी है। और फिर ये कि असल अहमियत जो है खिते को, खिते में मिडिल ईस्ट के साथ साथ ईरान जो है सेंट्रल एशिया का भी हिस्सा है, तो इसलिए उसमें अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी उसकी अहमियत है, वो अफगानिस्तान का भी डायरेक्ट नेबर है। तो हमें ये वो किसी तौर पे भी ईरान अकेला नहीं, लेकिन मिलिटरीली उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसके उनके यहाँ कितना प्रोफेशनलिज्म है, ये एक अहम बात है। उसको वो एयर मार्शल साहब उस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन अब तक, और फिर ये भी है कि ईरान फ्रॉम डे वन, जब से ईरान इराक वार हुई थी, तो वो साबित करनी उसकी रही है, उनकी लीडरशिप की भी साबित करनी रही है, पीछे नहीं हटे। तो जब वो मिलिट्री का, अदरवाइज वो डिप्लोमेटिकली भी, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में भी वो कभी पीछे नहीं हटे। तो इस लिहाज से आपको ईरान को ये क्रेडिट देना होगा कि उनके अंदर एक जो है स्टेबल वो कंडीशंस रही हैं, बोथ मिलिटरीली एंड डिप्लोमेटिकली।
वेरी इंपॉर्टेंट। एयर मार्शल साहब, सर इस पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सीरिया में भी पाकिस्तान के सफीर रहे हैं, सो यू नो द रीजन एज वेरी वेरी वेल फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। और जो मिलिटरी प्रोविस की बात हो रही है ईरान की, उस पर भी सर जरा रोशनी डालिएगा। सर अपना जूम लिंक अनम्यूट कर दीजिएगा एयर मार्शल साहब। आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर, आप लाउड एंड क्लियर। दुरानी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि क्या कहते हैं कि इस वक्त जो है ईरान की जो मिलिट्री सस्टेनेबिलिटी जी। है वो अंडर स्क्रूटनी है। ठीक है। इस वक्त जो है ना एक यूनिक जंग हो रही है जो पहली मरतबा अक्टूबर 2025 में हुई, और ये उसका सेकंड फेज है। और वो है कि एक तरफ दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है जिसके पास दुनिया के बेहतरीन जहाज हैं और बेहतरीन प्रिसिशन वेपन्स हैं, और एक तरफ है उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्ली दुनिया में आर्सेनल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का। ठीक है ना। सो इन दोनों में से कौन एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, एक उसका मुकाबला है। दूसरा यह है कि किसमें कितना पेन लेने की गुंजाइश है। मेरे ख्याल में जो है ना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका और इजराइल के ऑफ रेजीम चेंज, या क्या कहते हैं कि बिल्कुल उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जीरो कर दें, या उनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की प्रोडक्शन और कैपेबिलिटी को जीरो कर दें, ये तीनों चीजें उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो। ओके। और हुमा बकाई साहिबा ने बिल्कुल सही फरमाया कि अमेरिकन के पास तो बिल्कुल उनमें हिम्मत नहीं है बॉडी बैग्स वापस अमेरिका लेके जाने के लिए। सो बूट्स ऑन ग्राउंड कभी नहीं आएंगे। सो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी एयरफोर्स के साथ ईरान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दे। सो वो कर लेंगे। लेकिन ईरान अगर ये बीटिंग ले सकता है, जो मेरे ख्याल में वो लेगा, क्योंकि अगर आप ईरान की 4000 साल हिस्ट्री पढ़ें तो आपको ये अंदाजा होता है कि पर्शिया जो है वो हमेशा से एक मेजर पावर इस दुनिया में रहा है। सो इन लोग जो ईरानियंस हैं, आई एम श्योर कि दुरानी साहब इस पे बेहतर कमेंट करेंगे, मेरे ख्याल में ईरानियंस मुसलमान बाद में हैं और पर्शियंस पहले हैं, और उनको इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड है। सो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो हम थोड़ी सी यानी कि बॉम्बिंग के बाद वो सरेंडर कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये होगा। वन नंबर टू, ये जो आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हो गई है और इन्होंने उनको टारगेट किया है, अब ये वाला ऑप्शन उस तरह भी खत्म हो गया। अब जो नई लीडरशिप आएगी ना वो मर जाएगी, लेकिन वो जो है ना सरेंडर नहीं करेगी, क्योंकि जो है ना उनके लोग खुद उनको जिंदा नहीं रहने देंगे। ठीक। सो मेरे ख्याल में ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो कंटिन्यू करे अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल कैपेबिलिटी को करे, यानी कि इजराइल की तरफ डायरेक्ट करे। लेकिन वो उसकी कोशिश यही है कि जो कुछ वो ममालिक जो इब्राहिम अकॉर्ड के मेंबर है और जिनका सुना है कि उन्होंने अमेरिका को सपोर्ट दी थी इस सारी इस कॉन्फ्लिक्ट में, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ये देख लीजिएगा कि अगर एक हफ्ता और दुबई के ऊपर और कतर के ऊपर इसी तरह मिसाइल्स गिरते रहे तो इनकी इकोनॉमीज जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन में आ जाएंगी। और उनको अगर एक दो मिसाइल्स किसी इंपॉर्टेंट टारगेट को हिट कर दिया, जैसे एलएनजी कार्गो टर्मिनल्स जो हैं, या क्या कहते हैं कोई बड़ी जो स्काई स्क्रैपर्स हैं दुबई में, अगर उनको हिट कर गया तो फिर एकदम इनखला शुरू हो जाएगा इन्वेस्टर्स का और फॉरेनर्स का वहां से। सो दिस विल, और इनके असरात खत्म होते होते वक्त लगता है, साल 2 साल लग जाते हैं अगर हालात नॉर्मल हो। सो मैं देख रहा हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। और अब जो है गल्फ कंट्रीज जो हैं उनको इतनी अकल आ गई है दो चीजों के ऊपर, एक तो उनका इजराइल के ऊपर से कंप्लीटली ईमान हट गया है, और दूसरा ये कि अब उनको अंदाजा हो गया है कि अगर हमने इस इलाके के अंदर पीसफुली रहना है और इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो हमें अमेरिका के साथ तो दोस्ती रखनी ही रखनी है, लेकिन अब हमें ईरान को भी अपने राइट साइड पे रखना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा और इसके लिए हम सबको
रेडी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप एग्री करती है एयर मार्शल साहब के व्यू से? क्योंकि इराक में हमने देखा टॉप लीडरशिप गई, डिस्टेबलाइज हो गया, लिबिया में लीडरशिप गई, डिस्टेबलाइज हो गया, सीरिया इज दी अनदर एग्जांपल। लेकिन एयर मार्शल साहब कहने कि ईरान में जो है, चूंकि अब ज़ाहिर बात है इस वक्त तो सुप्रीम कमांडर उनके नहीं है, आयतुल्ला साहब जो हैं वो, अब उनकी नई सक्सेशन जो है उसके लिए भी मेरे ख्याल में एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस तो शुरू हो गया है लेकिन इट विल टेक टाइम। आपकी क्या राय है? उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सोसाइटी है, वो आप समझती है इसको, इस शॉक को एब्जॉर्व कर लेगी? मेरे ख्याल कर लेगी। अच्छा। इरानियंस आर अ वेरी रेजिलिएंट नेशन। आप अच्छा। देखिए, इन्होंने 40 साल अमेरिका की सैंक्शंस को बर्दाश्त किया है और अपने लिए ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किए हैं, जिसकी लपेट में फिर इंडिया भी आया। इस वक्त भी इरानियन ऑयल मॉस्को और चाइना खरीदते हैं। हमारे मुल्क में भी इलीगली इरानियन ऑयल बहुत स्मगल होता है। तो उन्होंने अपनी, जाहिर इकोनॉमी मुश्किल में है, उनके लिए मसाइल हैं। मतलब अगर आप सम वेज आप देखें इस वक्त, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक तरफ और ईरान एक तरफ, और ईरान के साथ खामोशी से शायद पीछे रशिया और चाइना। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अभी तो एम्बेसडर साहब कह रहे रशिया चाइना उनके साथ है, ईरान आइसोलेशन का शिकार नहीं है। रशिया उनको ओपनली सपोर्ट दे रहा है, चाइना भी सपोर्ट दे रहा है। और ये चाइना से जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल्स, जो अब हमें बिल्कुल वाजे पता है कि उनके पास आ रहे हैं, और अमेरिका को ये बात बहुत खटक भी रही है, वो उसका बैकअप प्लान है। ओके, और अच्छा। अगर ये मतलब उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी यही स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली, मैं समझती हूँ हफ्ता 10 दिन भी चला लेते हैं। अभी दुबई का एयरपोर्ट बंद हुआ है, उनकी एयर स्पेसेस बंद हुई हैं, फिर वहां से लोग निकलने, एक्सोडोज होंगे, निकलना शुरू होंगे। अगर, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी ना अनवर, कि अगर ये पेन कंसिस्टेंटली ईरान दे पाता है, तो आप देखिएगा ये मीडिएशन पर वापस आएंगे और ये फिर ये ऐलान करेंगे कि हम जीत गए, हमारी विक्ट्री हो गई है, क्योंकि हमने लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन आप मुझे बताएं कि कैसे प्रेसिडेंट्स इस नई दुनिया में सेट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी मुल्क के टॉप लीडरशिप को इलीगली आपने एलिमिनेट किया है, और उसके बाद आप उसी मुल्क को मौदर इल्जाम ठहरा रहे हैं और उसकी अवाम को प्रोवोक कर रहे हैं कि निकलकर अपनी हुकूमत गिराओ और काबिज हो जाओ। ये कैसी प्रेसिडेंट सेट हो रही है? ये हम कैसे बैठकर ये कभी भी कह सकते हैं कि ये सही है? एग्जैक्टली सर, ये दुरानी साहब न्यू नॉर्मल है। न्यूयॉर्क, एक बात मैं कहूंगी, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो बोर्ड है जी, उसने एक्चुअली सवाल पूछा है प्रेसिडेंट ट्रंप से। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह उन्होंने रहे हैं। पूछा, हु इज व्हाई दिस वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप, व्हाई दिस वॉर? बिल्कुल There उन्होंने is पूछा। zero justification for this war. This is a war of choice. BBC कहता है ये war of choice है। अमेरिका ने तो गुड वॉर्स और बैड वॉर्स की भी एक कहानी शुरू की थी ना बैक इन द डे। इस वॉर को जीरो सपोर्ट है। यूरोप भी डिवाइडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त आपने एनालिसिस दिया सर। टुवर्ड्स द एंड, दुरानी साहब, ये न्यू नॉर्मल है? वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, अंदर बंद कर दिया न्यूयॉर्क में, ईरान के सुप्रीम कमांडर को शहीद कर दिया। देखिए, अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है मुदाफत की। अच्छा। इसलिए कोई नई बात नहीं है, और उसको हम चाहे जो भी इसके नाम दे सकें। न्यू नॉर्मल खत्ते के अंदर जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने भी किया। इंडिया ने हमारे साथ न्यू नॉर्मल की कोशिश की है, और जाहिर है उसका जवाब भी मिला उन्हें। तो ईरान के बारे में आप ये कह सकते हैं, और अब तक जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है रेवोल्यूशन के बाद, वो ये है कि वो साबित कदम रहे हैं। जितने भी वॉर्स हुई हैं, छोटी या बड़ी, उनकी लंबी वॉर 8 साल चली इराक के साथ, वो करते रहे। उसके बाद ये कि उन्होंने जो है पैलेस्टीनियन कॉज को अगर पूरे मिडिल ईस्ट में कोई सपोर्ट दे रहा था, वो ईरान दे रहा था। हमास को अगर वो सपोर्ट मिल रही थी तो उनकी तरफ से थी। ये अलग बात है कि पैलेस्टीनियन मूवमेंट जो है बजात खुद डिवाइडेड थी बिटवीन हमास, अल फतह और इस्लामिक जिहाद। तो वो एक दूसरे को मार रहे थे, तो वो उनको ये सामने आना था। फिर हिजबुल्लाह है, वो ईरान की अपनी पॉलिटिक्स का भी शिकार हो गई, क्योंकि ये इजराइल को बगैर लोकल सपोर्ट तो नहीं हो सकती। तो लिहाजा कि जो हिजबुल्लाह के मुखालिफिन थे, उन्होंने यकीनन वो किया। सीरिया के अंदर आप ये देख सकते हैं
अब तो वो शक जो है वो यकीन में बदल रहा है कि जिसका रशियन फॉरेन ऑफिस ने 2017 में ये ऐलान कहा था कि जो दाइश के लोग हैं उनको सीरिया से अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स में अफगानिस्तान में लाया गया, जिसको कॉर्पोरेट फॉर्मर प्रेसिडेंट करजई ने भी किया था। उस वक्त वो प्रेसिडेंट नहीं थे, 2017 की बात हो रही है। तो इसमें अब ये इस तरह की जो है वो बहरहाल मैकिनेशन चलती रही है, जिसका मकसद फकत ये था कि अपनी जो इजारादारी है उसको कायम करना। ओके सर, वक्त मेरा ख़त्म हुआ जा रहा है सर। थैंक यू सो वेरी मच। वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपका, डॉक्टर हुमाम बकाई साहब आपका, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, बहुत ज़बरदस्त आप तीनों ने तज़िया दिया, मुख्तलिफ जो जहतें हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वो आपने डिस्कस की। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। ओवर टू न्यूज़ स्टूडियोज़।